ईरानियन जो रियाल है उसकी कीमत जो है बढ़ गई है जब ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के दरमियान। ये एक साइन है, ये दिखा रहा है कि अगर मिस्र, बहरीन, जॉर्डन या दूसरे कंट्रीज को ने भी इसको वेलकम किया है और ये कहा वी आर आल्सो रेडी टू रेस्टोर गुड रेस्टोर आवर टाइज विद ये एक बहुत बड़ा यानी कि चल रहा है। ये इट विल नॉट रिमेन कन्फाइंड टू ओनली सऊदी अरबिया, इसके अलावा दूसरा और जो मसाइल है इस रीजन में, एक तो ये कन्वे कर रहा है कि रशिया अपने आप को असर्ट कराना चाहता है कि मैं आई एम स्टिल रेलेवेंट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, नॉट प्लीज डोंट कन्फाइन मी टू ओनली यूक्रेन। ये एक सिग्नल भेज रहा है कि एक नए ब्लॉक की तरफ, नए अलायंसेस की तरफ, नया अगर इसको अलायंस या लूज तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो दूसरे मुल्कों में हो रही है वेस्ट के खिलाफ, और शायद वेस्ट वाले इसको मॉनिटर भी करते होंगे, क्लोजली मॉनिटर करते होंगे इसके क्या असरात हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। हम इस कार्यक्रम के जरिए देश विदेश में होने वाले वाकयात पर कुछ गहराई से बातचीत करने के लिए जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं। इस वक्त जो इंटरनेशनल अफेयर्स में जो बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं वो बहुत ही गैर मामूली हैं और शायद इसका आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की सियासत पर बहुत बड़ा असर होने वाला है। एक तो अभी हाल ही में ईरान और सऊदी अरब के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ है चीन के जरिए, चीन ने मीडिएट किया और उसके बाद ऐसा लगा जैसे वॉशिंगटन और तेल अवीव में तो तकरीबन मातम होने लगा और उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी। चीन ने एक तरह से एक बार फिर बाजी मार ली, वो एक बड़ा वाकया है। इसके साथ साथ अभी जो नई एक तरह से अलायंस बन रही है उसमें वो और मजबूत हो रही है, कंसोलिडेट हो रही है ऐसा लगता है। और इस दरमियान सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद मॉस्को पहुंचे हैं पुतिन से बात करने के लिए। ये किसी मुल्क के जंग के दौरान कोई जब मेजबान कोई हेड ऑफ स्टेट जाता है उसके बहुत बड़े मानी होते हैं। यूक्रेन जंग के दौरान बशार अल असद पुतिन से इस वक्त क्या कुछ बात करने गए हैं और ये उनका पहला दौरा है अर्थक्वेक के बाद, गैर मुल्की दौरा। इन दोनों चीजों पर बात करेंगे। मेरे साथ आज खास मेहमान है सीनियर जर्नलिस्ट शेख मंजूर साहब। हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो वक्त दे देते हैं और ये इन पूरे इलाकों में आप गए हैं, बहुत बार इन मुल्कों के दौरे किए हैं और सियासत को बहुत अच्छी तरह से देखा समझा है। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये बशार अल असद का जो दौरा है इस वक्त, खास तौर पर जब कंसोलिडेट हो रही है अलायंस चीन, ईरान, रूस, इस सब के दरमियान ये इस दौरे के क्या मानी है? देखिए, पिछले एक महीने के दौरान वेस्ट एशिया या मिडल ईस्ट इसे कहिए, वहां पर तेजी से हालात, सिक्योरिटी एज वेल एज पॉलिटिकल डेवलपमेंट चेंज हो रहे हैं और इस दौरान प्रेसिडेंट असद का वहां पर जाना एक और इस बात की ये दलील दे रहा है कि अरब कंट्रीज जो खासकर है उनकी जो बेसिक पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी या है, उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं और मेजर चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार देखा कि ईरान और सऊदी अरबिया ने जिस तरीके से पता ही नहीं चला दुनिया को, 4 दिन तक वो करते रहे टॉक्स बीजिंग में, फैसिलिटेटर चाइना बन गया। उसमें एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई, न सिर्फ उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस कायम करेंगे, उसमें इससे भी ज्यादा अहम ये चीज है,
उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पर भी हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहेंगे और टच में रहेंगे। और इस सारे हालात को मद्देनजर देखकर हमें ये लग रहा है कि अगले 1 साल के दौरान मशरिक वस्ता के ज्योग्राफी और पॉलिटिकल जो सिक्योरिटी सिनेरियो में बहुत तब्दीलियां आ रही है। उसमें खासकर जो सीरिया का मसला है, इसका इम्पैक्ट इमीडिएटली पड़ेगा। सीरिया के मामले में जो अरब कंट्रीज, इसमें सऊदी अरब और कुछ कंट्रीज ने जो सख्त रवैया पहले अपनाया था, उसमें हमने कहीं महीनों से लचक देखी है। और यहाँ तक कि अब ये हो गया कि इसको फिर अरब लीग में वापस लेने की बात हो रही है। यहाँ से उनको वहां जाना, प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना, ये जो एक नई अलायंस की तरफ दिखा रहा है कि मिडल ईस्ट में एक नया ग्रुप बन रहा है जो। अच्छा, आगे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और, एक वीडियो आई है वॉशिंगटन से, जिसमें जो बाइडेन से किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि सऊदी अरब और ईरान के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो वो रुक करके डायरेक्ट उस पर तो नहीं बोले। उन्होंने ये कहा कि इजराइल और पड़ोसी अरब मुल्कों का नजदीक आना बहुत जरूरी है। उसको व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन बता नहीं सकी कि आखिर वो क्या है। वो सवाल से बच भी रहे थे और वो इजराइल और अरब मुल्कों के नजदीक लाने की बात, अब्राहम समझौता जिसको कहा जाता है, उसके तहत लाने की कोशिश कर रहे। तो ये क्या घबराहट है, क्या परेशानी है? देखिए, आप देखिए, ये जो अब्राहम समझौता है जो वहां हुआ है, वहां ये दब जाएगा। उसमें कोई पेशरफ नहीं होगी, क्योंकि ये जो नया जो अरेंजमेंट, जिसमें अगर आपने देखा ये एग्रीमेंट ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है। हम भी पिछले 2-3 साल से देख रहे थे। इसमें पहले इराक मीडिएशन करने लगा था और ये भी लग रहा था कि सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर वहां विजिट भी करेंगे, जहां मुलाकात की गुंजाइश थी। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन अगर आपने देखा, आज से 4-5 महीने पहले चाइनीज प्रेसिडेंट ने सऊदी अरेबिया का दौरा किया, जहां उसने बातचीत की। और कुछ हफ्ते पहले ही ईरानियन प्रेसिडेंट बीजिंग गए। ये इसको दोनों को मिलाने की जरूरत है। इसका मतलब है जब चाइनीज प्रेसिडेंट गए थे, उसने ये ऑफर की थी। और आप देखिए, इसका मुसीबत यह है कि अब सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर भी ये कहता है ये जरूरी है हमारी डेवलपमेंट के लिए कि हम इनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। और ये ईरान के लिए भी इसलिए जरूरी है कि जो उनको खासकर इससे जो इजराइल का जो है एलिनेशन हुई, जो वो चाहता था कि अरब कंट्रीज को डराएं धमकाएंगे कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन रहा है, वो उससे निकल गए हैं। उनको शायद कुछ सिक्योरिटी एश्योरेंसेस दी गई है कि ऐसा नहीं है। इसके अलावा उसका इम्पैक्ट आप देखिए, यमन में होगा, लेबनान में होगा, जहां प्रॉक्सी वार दोनों कंट्रीज लड़ रहे थे। आप सीरिया में होगा। और अच्छा, मैं इम्पैक्ट पे और आगे आऊंगा। मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को एक बार और बता दूं, वो ये कि इस एग्रीमेंट के फौरन बाद जो 2-3 चीजें ग्राउंड पर आईं। एक तो सऊदी अरब ने एक इजराइल का टूरिज्म से रिलेटेड एक डेलीगेशन आने वाला था, उसे वीजा नहीं दी। सऊदी अरब ने इजराइल के डेलीगेशन को वीजा ना देने का मतलब आप समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा फैसला है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि ये फैसले वॉशिंगटन में होते हैं या तेल अवीव में, लेकिन रियाद में फैसले होने लगे हैं, ये एक बड़ा इंडिकेशन है। दूसरी खबर, यूएई ने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऑर्डर किया हुआ था, उस ऑर्डर को अभी रोका है। तीसरी खबर, यूएई को बेंजामिन नेतन्याहू आने वाले थे, उनका दौरा फिलहाल पोस्टपोन किया है। तो ये ग्राउंड पर इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर ये बड़े फैसले आ गए। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या 2-3 चीजें है। एक, जो इजरायली गवर्नमेंट ने खासकर पिछले 1-2 महीनों के अंदर जो फलस्तीनियों पर
मजालिम डाले, उसका भी एक रिएक्शन है। दूसरी बात, अब ये इसमें आपने अगर देखा, चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उसने कहा ये जो एग्रीमेंट है और इससे के साथ जो बहुत डिफिकल्ट मसाइल है दुनिया में, हम वो भी हल करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि ये एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेटमेंट। एक तरफ ये चाइना का ये एक बहुत ये है कि वो अपना जो इन्फ्लुएंस है न सिर्फ इकोनॉमिक तरीके से बढ़ा रहा है, बल्कि वो अपना पॉलिटिकली वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है। वो एक लीडिंग कंट्री है वर्ल्ड की, और जहां जहां प्रॉब्लम्स है वहां वो सॉल्व करने में कामयाब हो गया है। ये चाइना के लिए भी एक बहुत चैलेंज है। अगर ये समझौता इन लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट हो गया तो इसके लिए सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी होगी। दूसरी बात, चाइना अब उसकी नजरें वेस्ट एशिया पर है। अगर आपने देखा, जब जी जिनपिंग सऊदी अरब गए तो उसने तकरीबन 35-36 बिलियन डॉलर्स का एग्रीमेंट किया। सेम ऐसा रशिया भी एक तरफ है। अब ये नया जो है, और एक बात, एक रिपोर्ट आई है रिसेंटली जो बहुत अहम है, जिसमें सऊदी अरबिया को जब कहा गया कि वो ईरान के न्यूक्लियर पावर के बारे में, जो उसको हमेशा डराते थे, धमकाते थे, ये आपके लिए इस्तेमाल होगा, तो कहीं ना कहीं कोई जब बातचीत सऊदी अरब और अमेरिका के दरमियान चली है, ये कहीं लीक हुआ है कि उसमें सऊदी अरबिया वालों ने कहा, चूंकि आपने इजराइल को भी दिया, हमें भी वो सिस्टम याद दीजिए, ऐसा कीजिए ताकि हम अपने आप को सिक्योर, चाहे वो ईरान या चाहे वो उनसे हो। उस पर वो थोड़ा यानी कि वो पीछे रहे। जी 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 जी। यानी कि उनमें जो कंट्री उनको कहती थी इजराइल नहीं ये आपके लिए है, तो वो उनको भी लगे आपके पास भी है, बिल्कुल चीज आपके पास है, अभी तो वो डेवलप भी नहीं किया है, आपके पास तो है, इट हैज बीन एक्नॉलेज्ड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ये तो अब क्या ये समझा जाए कि चीन और अमेरिका के दो अलग अलग, अगर इनके तरीकों को समझा जाए, एक तरफ जंग, हथियार, पड़ोसी मुल्कों के साथ दुश्मनी, इस किस्म के हालात अमेरिका बनाता रहा है। दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि हम पड़ोसी मुल्कों के बीच अच्छे ताल्लुकात। मैं आपको याद दिला दूं कि जो एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और ईरान के बीच, उसमें एक पैराग्राफ बाकायदा है जिसमें यह कहा गया, ब्रीफिंग में जो सामने आया, कि शी जिनपिंग का जो उसूल है वो ये कि पड़ोसी मुल्कों के बीच में ताल्लुकात बेहतर हों, उसकी बुनियाद पर और एक दूसरे पर भरोसा करते हुए ये एग्रीमेंट आगे बढ़ाया गया है। तो ये चीन की इमेज एक इस तरह से उभरती आ रही है कि वो पड़ोसी मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ वो अपने कारोबार या सियासी असर को बढ़ाने की बात कर रहा है। तो ये बहुत ही बुनियादी एक चीज है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यह एक सबसे बड़ी, इस तरीके से हम कहते हैं डिप्लोमेटिक कू या कहिए मेजर अचीवमेंट जो है चाइना के लिए, इस वजह से है अरब रीजन हमेशा यूएस का माना जाता था, ये उसके यूएस का यानी कि सेंटर था, उनका इन्फ्लुएंस वहां पर था। और खासकर अरब कंट्रीज जो थे वो कुछ भी नहीं करते थे विदाउट द कंसेंट ऑफ यूएस। अब हम देख रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से वो कुछ चीजों पर असर्ट करने लगे, यूक्रेन पर उन्होंने असर्ट करना शुरू किया है। ऐसे ही अगर ये दूसरा मसला है जिस पर जो यानी कि ईरान के बारे में यूएस ने हमेशा टफ किया, उसके अलाइज ने और इजराइल ने। अब जब ये दो इकट्ठे मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है चाइना इस चीज में कामयाब हो गया है। एक तो वो दिखा रहा है अपना इन्फ्लुएंस दोनों कंट्रीज पर, दूसरा ये भी इसकी विक्ट्री, इसकी सक्सेस ऑफ दिस एग्रीमेंट उसको ये इंश्योर करेगा कि वो इसके लिए वेस्ट एशिया उसके लिए सबसे बड़ा मार्केट भी बनेगा। और जो उसके एम्बिशंस है
कि वो एक ग्लोबल प्लेयर बने, जिसकी वो जिक्र कर रहा है, बार बार जिक्र कर रहा है, को वो उसमें इसको मदद मिलेगी। और यहाँ साथ साथ ही जो वीकन हो रहा है अमेरिकन पोजीशन, वो ग्रेजुअली कमजोर होती जा रही है। उन्होंने तो एक्नॉलेज तो किया, कहा ये ठीक है, लेकिन दिल से तो वो खुश तो नहीं होंगे। जी जी, वो वहां से जो कई थिंक टैंक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो तो इसको बहुत ही शेल शॉक की तरह से देख रहे हैं और बहुत ही सदमे में हैं। देखिए, और 4 दिन उन्हें पता नहीं चल रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स दो इम्पोर्टेंट कंट्री, एक उनका एलाई माना जाता है, दूसरा इनका एनिमी माना जाता है, उनको पता ही नहीं चल रहा था। वो बीजिंग से भी कुछ कहते दूर किसी विसिनिटी में थे जहां पर ये मिल रहे हैं, तो नेचुरली उनके साथ सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ चाइनीज गवर्नमेंट के भी होंगे, क्योंकि अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर दो कंट्रीज तो इससे ज्यादा जो सीनियर है चाइनीज गवर्नमेंट के, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते होंगे। तब भी इनके दरमियान पहले चाहे थ्रू प्रॉक्सी बात की या डायरेक्टली बात की, फिर जो कंटेंशियस इशू जो 4 साल तक नहीं हल हुआ, वो 4 दिन की बात में इसको सेटल करना ब्रॉडर कंट्रोवर्स में अगर इसको देखा जाएगा, वो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और खासकर इस वक्त वो ईरान को ज्यादा बेनिफिट देगा, क्योंकि जो इंटरनेट वेस्ट की तरफ से उसको आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है, वो इससे नलिफाई हो रहा है, नगेट हो रहा है। ये इसके अलावा कल ही एक स्टोरी आ रही है कि मिस्र, बहरीन ने भी ये कहा कि दे आर इंटरेस्टेड इन ये, वो ये ओपन कर रहा है। मिस्र ने भी कहा है, जॉर्डन ने भी ये कहा है कि वी आर रेडी टू हैव गुड ब्रदरली एंड नेबरली रिलेशंस विद ईरान। मैं आपको याद दिला दूं सर, वो इसमें एक तो एक आयतुल्लाह खामेनेई का एक बयान आया है, बेलारूस के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात अभी वो जो आया है वहां पर, तो उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी मुल्क हैं दुनिया के जिन पर सैंक्शन लगे हैं अमेरिका की तरफ से, इन सबको आपस में मिलना चाहिए और अपनी कैपेसिटीज से एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो ये सब बेकार हो जाएंगे। दूसरी बात, ईरान की तरफ से भी ये बात आई है कि वो अब मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से भी ताल्लुकात बेहतर करने की बात करेंगे। उधर यमन में उनकी तरफ से भी जो है पॉजिटिव रिस्पांस आया, ये दिखा रहे हैं। और एक और बात जो मैं आपको कहना था, कल मैं कहीं पढ़ रहा था, ईरानियन जो रियाल है उसकी कीमत जो है बढ़ गई है जब ये एग्रीमेंट दोनों कंट्रीज के दरमियान हुआ। ये एक साइन है, ये दिखा रहा है कि अगर मिस्र, बहरीन, जॉर्डन या दूसरे कंट्रीज को ने भी इसको वेलकम किया और ये कहा वी आर आल्सो रेडी टू रेस्टोर गुड रिलेशन, रेस्टोर आवर टाइज विद ये एक बहुत बड़ा यानी कि चल रहा है। ये इट विल नॉट रिमेन कन्फाइंड टू ओनली सऊदी अरेबिया, इसके अलावा दूसरा और जो मसाइल है इस रीजन में, इनकी हल की तरफ भी बहुत यानी कि एक मुस्बत कदम है। अच्छा, यमन वॉर के बारे में भी इस किस्म की कुछ चीजें आई हैं। यमन के लिए जो स्पेशल एनवॉय हैं यूनाइटेड नेशन के, वो भी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं, उन्होंने उनका कोऑपरेशन मांगा है। तो वो यमन जंग हो या सीरिया के हालात हो, इन सब पर इसका क्या लगता है, कैसा है? ये मेरा आपने भी किया है फॉरेन अफेयर्स या इंटरनेशनल मामले, ये जरूरी है कि जब ये एग्रीमेंट हुआ है रेस्टोरेशन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, उस वक्त ये जो 2-3 कंटेंशियस इश्यूज है, जैसे यमन का मसला, सीरिया का, या इवन फॉर दैट मैटर लेबनान में जो चल रही थी सुपरमेसी चल रही थी, एक कहता था हरारी ग्रुप, दूसरा, इन पर भी बेसिक बातचीत हुई होगी। इसके बगैर ये नहीं, क्योंकि जो इसमें एक क्लाज कहा है, जो चाइनीज ने कहा कि सिक्योरिटी रिलेटेड मैटर्स पर भी दोनों ही ज्वाइंटली काम करेंगे। इसका मतलब क्या है? सिक्योरिटी मसाइल कौन कौन से है वहां पर, बिल्कुल वो या इसके beneath this बहुत सारा इसका ब्रॉडर व्यू है जो हमें देखने की जरूरत है। और ये अभी तो जो बयानात आए तो वो मुस्बत आए हैं,
ये लग रहा है, इसका इम्पैक्ट हो रहा है। और अब देखना है मिलिटरली सिक्योरिटी वाइज किस हद तक इस एग्रीमेंट से खासकर यमन और सीरिया में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और इसके क्या नताइज निकलेंगे। और मुझे सबसे पहले ये नजर आ रहा है जो सीरिया की आइसोलेशन है वो खत्म होने वाली है जल्द। कुछ भी है, कुछ जल्द खत्म होने वाली है जब उसको अरब लीग के फोल्ड में वापस दिया जाएगा। कुछ कंट्रीज जो है जिनके साथ रिलेशंस नहीं है, जॉर्डन या दूसरे कंट्रीज ने तो पहले से ही किया है, कुछ और जब करेंगे रेस्टोर अपने डिप्लोमेटिक टाइज, तो एक फिर माहौल वो मसला खत्म हो जाएगा। फिर जो सबसे बड़ा सीरियस इशू दोनों के दरमियान है और रीजन के लिए भी वो है यमन रीजन। और मुझे लगता है बेसिक जो मसाइल है, बेसिक उसको आइडिया जो है किस तरीके से इस मसले को हल किया जाए, उस पर जरूरी गौर खोज हुआ होगा और आइंदा भी होता रहेगा ताकि इसका परमानेंट एंड पीसफुल और एमिकेबल सॉल्यूशन फाइंड किया जाए। अच्छा, बशर अल असद की जो विजिट मॉस्को की है उसकी थोड़ी सी उसकी अहमियत क्या है इस वक्त, थोड़ा सा उस पर भी। देखिए एक चीज क्या हुआ है, जब हाल ही में जो अर्थक्वेक आया, अब देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी की बेहसी भी कैसी है। 6 दिन तक जो सीरियन हेल्ड एरियाज है जहां पर अर्थक्वेक आया, एक भी इंटरनेशनल कम्युनिटी का ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस उनको नहीं मिली। और आखिर पर 5 या 6 दिन के बाद बॉर्डर खोला गया, कुछ 40 या 50 जो ट्रक्स है, हालांकि जो सीरिया में इसने तबाही की वो भी किसी से डकी छुपी नहीं है। हालांकि वहां पर डेथ टोल तो एज कंपेयर टू टर्की कहते हैं बहुत, लेकिन हो सकता है वो प्रॉपरली रिपोर्ट भी नहीं हुआ होगा। इस वजह से नहीं हुआ होगा क्योंकि वो वहां पर एक्सेस भी नहीं थी लोगों को। एलिपो पूरी तरीके से तबाह हुआ, या ये जो दूसरे एरियाज है जो रिबल हेल्ड जिन्हें ये कहते हैं है, वहां पर लोगों की हालत देखिए क्या है। और इस वक्त वहां जाना उनके लिए एक तो ये कन्वे कर रहा है कि रशिया अपने आप को असर्ट कराना चाहता है कि मैं आई एम स्टिल रेलिवेंट इन इंटरनेशनल अफेयर्स, नॉट प्लीज डोंट कन्फाइन मी टू ओनली यूक्रेन। मेरा जो है एरिया, मेरा जो इन्फ्लुएंस है वो मिडल ईस्ट भी है, मेरे दूसरे इलाके भी है, या यही जो उनका वहां जाना, बेलारूस का यहाँ आना, ईरान आना, ये एक सिग्नल भेज रहा है कि एक नए ब्लॉक की तरफ, नए अलायंसेस की तरफ, नया अगर इसको अलायंस या लूज तरीके से अंडरस्टैंडिंग जो दूसरे मुल्कों में हो रही है वेस्ट के खिलाफ। और शायद वेस्ट वाले इसको मॉनिटर भी करते होंगे, क्लोजली मॉनिटर करते होंगे इसके क्या असरात है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं। वो तो अभी एक ही जगह, वो भी एक ही जगह फंस गए हैं ना। वो उनके लिए भी जो है यूक्रेन वार से ही अभी वो निकल नहीं सकते। हालांकि उनको ये जो लगता है इन्होंने एंगेज करके रखा है रशिया को वहां पर उनको, ताकि उनको ड्रेन आउट करे। लेकिन रशिया ये मैसेज दे रहा है कि मैं ड्रेन आउट होने वाला नहीं हूं, चाहे नुकसान कितना भी हो, लेकिन मैं लड़ूंगा। और दूसरी जगह भी जहां पर भी वो काम कर रहे हैं उनके अलाइज के खिलाफ, वहां भी मैं उनको डिफेंड करूंगा। एक मैसेज क्लियर देना चाहता है, इट इज नॉट, सीरिया भी मेरा एलाई है, उसके साथ भी मत छेड़िए, उसको भी मत कीजिए। हालांकि अब ये वेस्ट में भी रिकंसाइल हो गया है कि अब बशर अल असद को डिसलॉज करना जो पॉसिबल था 2016 या 17 में या 15 में, वो अब वो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है, क्योंकि उसके फोर्सेस, उसके सिक्योरिटी ने तकरीबन 90 to 95% टेरिटरी पर कंप्लीट कंट्रोल इख्तियार किया है। अच्छा, इस वक्त इजराइल में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वहां की यही तो अदालत। है,
जी जी ये देखिए ना, आप देखे परसों कहते हैं 500,000 पीपल जी 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 बिल्कुल। प्रोटेस्ट किया, जो जुडिशल वहां पर चेंज लाना चाहते हैं जुडिशल सिस्टम में, उसके खिलाफ। और ये सिर्फ दिखा रहा है कि पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए हम्म। ये पार्टीज और लीडर्स किस हद तक जा रहे हैं। जी 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 जी। मैं ये मैं एक उसमें मैं उसमें ये समझना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जब इजराइल अंदर से खुद बहुत ही टकराव की हालत में है, ऐसी हालत में सऊदी अरब और ईरान का जो एग्रीमेंट हुआ है, उसमें उसका असर क्या होगा इजराइल पर? बहुत बड़ा असर होगा। देखिए, पहले जैसे आपने पहले ही कहा है कि वीजा रोक लिया गया, विजिट था, शेड्यूल विजिट, उसको रोक लिया गया। दूसरी बात, ये अब तय हुआ है फॉर टाइम बीइंग, हम चूंकि पॉलिटिक्स में नथिंग इज फाइनल, हम्म ये होगा नियर फ्यूचर में जो सऊदी अरब के, ये यानी कि इजराइल एक्सपेक्ट कर रहा था कि सऊदी अरब उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ये मामला डेफर हो गया, हम्म बहुत डेफर हो गया। और न्यू अलायंसेस में अब उनका ये है कि फोकस कि हम जो उनके जो मसाइल रहे हैं नेबरहुड में, इनको किस तरीके से हल किया जाए ताकि एक स्टेबिलिटी का, उनके लिए प्रायोरिटी वो नहीं रही है, क्योंकि उन्हें अब ये लग रहा है कि इस प्रायोरिटी से, इसको रिकॉग्नाइज करने से उनको कुछ हासिल नहीं होगा, हम्म बल्कि नुकसान ही होगा। दे विल लूज गुडविल ऑफ पीपल एंड मुस्लिम उम्मा का लिए। इसलिए ये उन्होंने क्लियरली, जैसे मैंने आपको इस दौरान कहा भी, उन्होंने कहा जब उनके पास है, हमें कौन सी आप दीजिए एश्योरेंस, हमारे न्यूक्लियर एश्योरेंस दीजिए, तो हम तो एक ब्लॉक अरब, इसराइल प्लस अरब कंट्री, जीसीसी कंट्रीज का ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही थी अगेंस्ट ईरान, वो तो अब इसमें जीसीसी कंट्री निकल पड़े, वो इसके हिस्सा नहीं रहे। और हो सकता है यही एक देखना है, चाइना ने ये जो पत्ता ताश का पता खेला है, इसके क्या असरात निकलेंगे। हम्म क्या इसमें अगर सिक्योरिटी कोऑपरेशन के सिलसिले में कोई क्लाज होगा, कोई अंडरस्टैंडिंग होगी, वो दैट विल बी द बिगेस्ट अचीवमेंट इन द रीजन। उसमें और उसमें उसमें सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, बल्कि उनके जो अब से पहले ट्रेड एग्रीमेंट्स थे, जो साइंस टेक्नोलॉजी और बहुत सी चीजों में, प्लस जो कल्चरल एग्रीमेंट्स थे, इवन यूथ अफेयर्स तक, वो सारे इश्यूज को रिस्टोर करके उन पर काम करने की बात की जा रही है। न सिर्फ सिक्योरिटी, एक दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में दखल नहीं देंगे, ये भी तय हुआ है। अच्छा, अब मैं ये समझना चाहता हूं कि इतने बड़े एग्रीमेंट के बाद, चूंकि भारत से इतना नजदीक है ये इलाका, सऊदी अरब और ईरान, इस पूरे इलाके से हमारा कारोबार भी है, भारत के बहुत लोग वहां पर रहते भी हैं। इस एग्रीमेंट का भारत पर क्या असर पड़ेगा, चूंकि यूक्रेन जंग के बाद में एक तरह से रीएडजस्ट करने की सी हालत में हम हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी, इसमें क्या कुछ कोई असर होगा क्या? अगर देखा जाएगा बेसिकली, अगर आप इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने हमेशा ईरान के साथ कुछ भी सैंक्शंस लगे, उन्होंने कभी भी इसको जो है, जब भी यूएन में रेजोल्यूशन आता था, वो एब्सटेन करते रहे। हम्म हाल ही के सालों में इनको सऊदी अरबिया के साथ भी ताल्लुकात थे, वो जो है कि अपने ये जो ताल्लुकात जो दो कंट्रीज के साथ, वो एक दूसरे के प्रिज्म से देखने की जरूरत नहीं है, इनको डिफरेंटली देखना चाहिए। मसलन ईरान इंडिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए एक अहम कंट्री है, हम्म ट्रांजिट रूट है, इवन अफगानिस्तान के लिए है, और जिसे ये बरकरार रखना चाहते हैं हम्म हर कंडीशन में। हर एक जो गवर्नमेंट यहाँ पर आई, और चाहे इन्होंने ईरानियन रजीम के साथ हमेशा ताल्लुकात को बरकरार रखा, हम्म यहाँ तक कि सैंक्शंस भी जब यूएस ने लगाए, कई सालों तक उन्होंने वो इनको इग्नोर भी किया, और ऑयल भी इंपोर्ट करते। सऊदी अरबिया के साथ इनके ताल्लुकात पिछले 8-10 साल के दौरान बढ़ गए, हम्म खासकर इकोनॉमिक रिलेशंस में बहुत तब्दीली आई है। और सारे अरब रीजन में मोर देन 7.5 मिलियन इंडियंस है,
जो काम कर रहे हैं, और सऊदी अरबिया में हाईएस्ट नंबर है, 3.2 मिलियन लोग हैं, उसके साथ भी है। इनके लिए अगर आप देखेंगे इंडिया के रिलेशंस भी सीरिया के साथ अच्छे रहे। उनका भी रिसेंटली भी उनके जो स्पेशल एनवाइज आते रहे यहाँ पर सीरियन के, तो इंडिया ने सीरिया के बारे में भी मॉडरेट पॉलिसी, रियलिस्टिक अप्रोच लिया है। इसलिए उनके लिए कोई ज्यादा बड़ा जो है, इनफैक्ट इट्स वेलकम चेंज फॉर देम, क्योंकि उनको फिर दोनों या तीनों कंट्रीज या दूसरे रीजन के दूसरे कंट्रीज के साथ डील करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि बोथ आर इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन द रीजन, और बोथ कंट्रीज का जो है एक का इन्फ्लुएंस सेंट्रल एशिया में ज्यादा माना जाए, दूसरा का अगर मिडिल ईस्ट की कंट्री, वेस्ट एशियन कंट्रीज में देखा है। लेकिन दोनों जब काम करेंगे तो इंडिया के लिए भी एक अच्छा मुस्बत कदम रहेगा। उनके लिए डील करने में जो बार बार, जैसे इनको इस वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यूक्रेन के मसले पर कोई स्टैंड नहीं ले, क्योंकि वो अपना एक न्यूट्रल पाथ इस पर अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब दोनों कंट्रीज में एक अच्छे ताल्लुकात हो तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, उन कंट्रीज के लिए जो उनके साथ डील करने में, ट्रेड करने में, बिजनेस या दूसरी चीज करने में आसानियां ज्यादा हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब। आपने खास तौर पर ईरान और सऊदी अरब के बीच हुए एग्रीमेंट की अहमियत और उसके असर के बारे में जो बताया, वो काफी बड़ी और बेहतर और मुस्बत तब्दीलियों का इशारा है। इसके अलावा बशार अल असद का पुतिन से इस वक्त मिलना और पुतिन की तरफ से ये जाहिर करना कि मैं सिर्फ यूक्रेन जंग में बिजी नहीं हूं, दुनिया के मामलात पर भी मेरी नजर है, और जो उनके दोस्त हैं उनके खिलाफ कोई ज्यादा बड़ी कार्रवाइयां ना हो, ये दबाव बनाए रखना, ये बहुत ही बड़ी बात है। भारत के लिए भी बहुत ही पॉजिटिव, अच्छा वेलकम स्टेप है ये, और आसानी होगी भारत के लिए भी कारोबार करने में, ताल्लुकात बढ़ाने में। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।